नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है 23 जनवरी का दिन था और आपको यह जो वीडियो मिल रहा होगा, यह वीडियो जो है रात के 11 बजे 10 बजे के आसपास जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लाइव सेशन करने की अभी व्यवस्था नहीं हुई है। इस वजह से यह वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलता है ना। शाम के 8 बज चुके हैं, हम वीडियो को शूट कर रहे हैं और आज के दिन जो है उत्तर प्रदेश में एक भारी भरकम एग्जाम जो है संपादित किया गया। और आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में एक बाधा होता है जिसे पार करने के बाद आप इस शिक्षक पात्रता परीक्षा रूपी बाधा को पार करने के बाद आप एक शिक्षक कहलाने योग्य हो जाते हैं, है ना। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसकी परीक्षा संपादित हो चुकी है और आप लोग लगातार कक्षा 12 बजे के बाद से लगातार हमारे पास लोग मैसेज कर रहे थे, भैया आप जो है लाइव सेशन लेके आइए। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम लाइव सेशन ला करके आपको पढ़ाएं, है ना। लेकिन जो शाम को परिचर्चा से संबंधित मैं वीडियो देने वाला था उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, इसमें हम आपको प्रश्न नहीं कराने वाले हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि यह प्रश्न कराएंगे, प्रश्न तो ढेर सारे यूट्यूब चैनल पर कराया गया होगा, आप लोगों ने देखा भी, आप लोग उसके पेपर भी देख चुके होंगे, है ना। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे नितिन सर फॉर यू सर्च करिएगा, निशांत ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पूरा का पूरा प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है प्राथमिक लेवल का, वो पीडीएफ आपको दे दिया गया है। उस पीडीएफ में टिक लगाया गया होगा, उस जो टिक लगाया गया वह कैंडिडेट के द्वारा टिक लगाया गया है, वह सही है या गलत है इसका दावा निशांत ज्ञान की तरफ से नहीं किया जाता है। क्योंकि वह पेपर मुझे किसी के माध्यम से मिला तो उसको मैंने स्कैन करवा करके टेलीग्राम पे डलवा दिया, उसे आप देख लीजिएगा पेपर किस तरीके से आया। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी परिचर्चा करेंगे और आगामी रणनीति पर बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। और निशांत ज्ञान के जिस प्लेटफॉर्म पे आप वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख रहे हैं या कहीं गुमराह तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब एक महासागर है और इस महासागर में आप खोजते रहेंगे दिन भर यूपी टेट में निशांत ज्ञान की तरह हजारों चैनल मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको उसमें से बेहतर छांटना है। इसी उद्देश्य से निशांत ज्ञान का उदय भी हुआ था और हम इसी उद्देश्य के साथ आपके बीच एक जगह बनाने में कामयाब भी धीरे धीरे हो रहे हैं, है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो बाल मनोविज्ञान जो मैंने पढ़ाया, देखिए बाल मनोविज्ञान का शुरुआत में मैंने 10-12 वीडियो आपको दिया। शुरुआत में जब आप बीटीसी का फॉर्म आया, बीएड का फॉर्म आया, जब आपने फॉर्म डाला था तो मैंने जो है आपको 10-12 वीडियो दिया था। उन 10-12 वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, तमाम सारे सिद्धांतों को मैंने बताया। उन सिद्धांतों में मैंने यह बताने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, यह कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है, आसान सब्जेक्ट है और इसमें से आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को लगा कि नहीं भाई मनोविज्ञान जो है आसान होता है आपके 10-12 वीडियो से। आज हम वही 10-12 वीडियो से आपको दिखाने वाले हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बाल मनोविज्ञान में कितना क्वेश्चन आया है। मात्र 10-12 वीडियो से मैं बताता हूं कम से कम 7-8 क्वेश्चन आया है ना। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूं कि मैं आने वाले समय में यूपी टेट में 30 में 30 फंसा के दिखाऊंगा, ये दावा कभी मैं नहीं करूंगा इस बाल मनोविज्ञान के मतलब कि टॉपिक में, लेकिन अन्य टॉपिक में दावा भी कर सकता हूं 30 में 30 में दिला सकता हूं, है ना। तो चलिए आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, उसे देखिएगा बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन, और मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच है, युयुत्सा क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है युयुत्सा क्या है। मैंने जब बाल मनोविज्ञान पढ़ाया था उसमें मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियां मैंने बताया था, उसमें जो है युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है? मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। युयुत्सा जो है मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति है, उस वीडियो में मैंने बताया था। यह हमारा पढ़ाया हुआ है और मुझे पूरी तरीके से याद है कि यह मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिल गया। दूसरी बात हम करते हैं बालकों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। एक क्वेश्चन आपके बुद्धि पर आधारित था, बालकों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक तत्व, बी है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी है आर्थिक तत्व, डी है वंशानुगत तत्व। सामाजिक रूप से बच्चा कैसे प्रभावित होता है, तो सामाजिक रूप से बच्चा जो है सामाजिक परिवेश से ही तो प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बिल्कुल आपके बुद्धि पर आधारित प्रश्न था। आपका जो बच्चा होगा वह अगर चोर निकल रहा है तो आपके घर में चोरी हो रही, इस वजह से बच्चा चोर निकल रहा है। आप गांजा मारेंगे तो बच्चा भी गांजा मारेगा, है ना। तो बच्चे से जो है फूल मारने की भूल मत करिएगा। जिस तरीके का सामाजिक परिवेश आपके परिवार में चलता रहेगा, ठीक उसी तरीके से सामाजिक परिवेश में आपका बच्चा भी ढलता रहेगा, ये मैंने बताया है। उसके बाद आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है।
शारीरिक विकास, विकास और वृद्धि मैंने बताया है। द्रुतगामी विकास का नियम है, ऑप्शन नंबर बी है। अनियमित विकास का नियम है, ऑप्शन नंबर सी है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, ऑप्शन नंबर डी है। कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम है। हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को देख करके अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर लें कि इसमें कौन सा सही होगा, है ना। मैं इस क्वेश्चन को आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बुद्धि मारिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में तीसरे क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, है ना। तीसरे क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया, मुझे पता है ना। वृद्धि और विकास चैप्टर को मैंने एक सर पढ़ा रहे थे, 2-3 वीडियो 4 वीडियो उन्होंने दिया था, लेकिन वृद्धि और विकास के चैप्टर को मैंने बेहतर तरीके से एनालिसिस वीडियो, जिसे समरी वीडियो नाम दिया गया था मेरी तरफ से, मैंने आपको बेहतर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये चीजें पढ़ाया था। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया था, चलिए चौथा नहीं पढ़ाया था, पांचवा नहीं पढ़ाया था, छठे पर आइए। छठा जो है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। कोहलर का सिद्धांत मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया था, उस वीडियो को आज 15 से 20 हजार स्टूडेंट देख चुके हैं, है ना। तो कोहलर की कौन से सिद्धांत में कोहलर क्या बताना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे कोहलर, वही आपसे पूछा गया है। क्या कोहलर जानवरों में मनुष्य को श्रेष्ठ बताना चाहते थे? क्या एक स्वतंत्र क्रिया है कोहलर के द्वारा, है ना। अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है। अधिगम जो है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, या अधिगम जो है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। बताइएगा कि कोहलर क्या सिखाना चाहते थे। कोहलर के बात मतलब कोहलर के द्वारा अधिगम क्या है, आपसे यही पूछा गया है। और कोहलर के अधिगम का जो सिद्धांत है मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया था। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया आप उत्तरवा काहे नहीं बता रहे हो। मैं उत्तर इस वजह से नहीं बता रहा हूं क्योंकि उत्तर आपको पहले से पता है, आप सुबह से लेकर के शाम तक उत्तर ही देख रहे हैं। तो मैं ये बताने आया हूं कि यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि नहीं कराया, बस यही बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने 7वां क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया, 8वां क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों की भाषा का विकास, बीएफ स्किनर मैंने पढ़ाया है ना, आप ये बता सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ओवरऑल इन क्वेश्चनों को आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने मैं चला रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें से देखिएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आगे बात करते हैं, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मेरा सबसे बेस्ट, यूं कहीं तो मेरा फेवरेट जो विद्वान है मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है थॉर्नडाइक, और मैंने थॉर्नडाइक को 3-4 बार पढ़ाया है। मैंने इसी YouTube प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक मंच से थॉर्नडाइक को 3-4 बार पढ़ाया, और मैंने उसमें बताया था सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, ठीक है। बहुत ही बेहतर मैंने पढ़ाया था। चलिए आगे बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन हो सकता है आपको मैंने नहीं बताया, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, इसका मैंने टॉपिक ही बताया था आपको, है ना। चलिएगा, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था। पियाजे साहब ने दिया था, तो पियाजे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यूं कहे तो आसान तो नहीं कहेंगे, जो पढ़ने वाले थे उनके लिए आसान था, जो पढ़ने वाले नहीं थे, लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनके लिए यही क्वेश्चन पहाड़ लग रहा था, है ना। चलिए, शैशवावस्था का समय क्या है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी कुछ अवस्थाएं मैंने बताया है। बाल विकास की अवस्थाएं मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देखिएगा। बाल विकास की अवस्थाओं में एक भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं जा सकता है, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे आप पीसीएस प्री दीजिए, हर जगह बाल विकास की अवस्थाएं हमारी वीडियो से टच होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। भाई साहब, कोहलर तो अधिगम से संबंधित थे, और अधिगम का मतलब क्या होता है। कोहलर ने किस में सिद्धांत दिया था। कोहलर ने बताया था कि बच्चे किस तरीके से सीखे, यही कोहलर ने बताया, यही थॉर्नडाइक ने बताया, सब लोगों ने यही बताया था। तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत को बताए थे, है ना। आगे वही पूछा गया, मैकडूगल की कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, मैंने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया है ना। आगे बात करते हैं, 29वां क्वेश्चन तो यार इतना आसान था। बताइए, इसमें पूछा गया कुत्ता पर किसने प्रयोग किया था। हमने बताया नहीं था, पावलाव का कुत्ता, है ना। पावलाव का कुत्ता था। थॉर्नडाइक की क्या थी बताइएगा, थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, है ना। पावलाव का कुत्ता था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, हो सकता है 30 क्वेश्चन था ना। ये जो 30 क्वेश्चन मैंने मनोविज्ञान को आपके सामने दर्शाया, इन 30 क्वेश्चन में से उम्मीद करिएगा, अगर आप बीटीसी बीएड के प्रथम सेमेस्टर में हैं, बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं, इतना मान के चलिएगा, अगर निशांत ज्ञान से आप लगातार जुड़े होंगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप 12+ क्वेश्चन आसानी से मनोविज्ञान में करके आएंगे। 12+ क्वेश्चन,
और मात्र 12 से हो सकता है 20-22 वीडियो हमारी तरफ से दिया गया होगा, उसी 20-22 वीडियो से 12 प्लस क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको बस। क्योंकि जो टेट और सीटेट और सुपर टेट या उत्तर प्रदेश की जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है ना, इन सब का दायरा बहुत सीमित होता है, क्वेश्चन वहीं से घूम फिर करके आता है। 2011 से लेकर के आज तक के पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहां से आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यूपी टेट के मैथ में एक क्वेश्चन आउट होता है, पाई क्या है, हमेशा लगातार पूछता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, आज भी पूछा गया है ना। चलिए अब बात करते हैं भाई साहब इंग्लिश की नहीं, हिंदी की बात करते हैं, है ना। हिंदी में इतना आसान है, मैंने तो बताया आपको जो है 8-9 वीडियो मैंने हिंदी पर दिया था। उस समय जो है बच्चे हिंदी बहुत कम रुचि ले रहे थे, कह रहे थे भैया बाल विकास पढ़ाइए, तो मैंने हिंदी बंद कर दिया था, है ना। तो हिंदी का 7-8-9 वीडियो केवल दिया था, उसी 7-8-9 वीडियो में से हिंदी का कम से कम 15 क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना। संज्ञा सर्वनाम तो बहुत पहले मैंने पढ़ा दिया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेषण सब कुछ मैंने पढ़ाया था, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 महीने के पहले मैंने हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया था, और हिंदी जो है बीटीसी से संबंधित था, है ना। उसी 7-8 वीडियो से आपको क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। चलिए हिंदी के क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा, और लास्ट में कंक्लूजन निकालूंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। क्या आपको टेट की तैयारी करने के लिए आपको कहीं बड़े भारी भरकम कोचिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाद में रणनीति बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा कि आप किस जगह पे हैं। 31वां क्वेश्चन, न क्या है। न का उच्चारण स्थान मित्रों नासिक के होता है, मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, जहां पर मतलब कि जहां पे जो है 4 गज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जहां पे माप तौल की बात आ जाती है वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है, मैंने बताया है ना। आगे बात करते हैं समास का विलोम क्या होता है। समास का मतलब संक्षिप्त होता है, इसका विलोम जो है व्यास होता है। समास का मतलब संक्षिप्त, लेकिन इसका जो विलोम होगा व्यास होगा। व्यास का मतलब बड़ा, वृत्त में एक व्यास होता है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। चलिए आगे बात करते हैं, शून्य का तत्सम रूप क्या है। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है, शून्य का तत्सम रूप शून्य ही होता है। अब भाई साहब शून्य इसे लिखा जाता है ना, और इसी शून्य का अर्थ मित्रों आकाश होता है ना, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी शून्य का अर्थ आकाश होता है, और इसी शून्य का अर्थ व्योम भी होता है। ये हमको व्योम कैसे पता है, एक बाबा थे ज्योतिष बाबा, वो लिखते थे कभी, मतलब आकाशवाणी भविष्यवाणी बताते थे। वो अपने जो भविष्यवाणी वाली फाइल होती थी उसमें उन्होंने व्योमवाणी लिख के रखा था। हमें व्योम का पर्यायवाची नहीं पता था, लेकिन मैंने कोरिलेट किया, यार व्योमवाणी का मतलब आकाश होता है, तब से आज तक मुझे पता है कि व्योम का मतलब आकाश होता है। तो आपके जीवन में इर्द गिर्द में जो चीज़ें चलती हैं, आपको लगता है कि यार ज्ञान नहीं दे रही हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो ज्ञान ही देती हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना का मतलब क्या होता है, कष्टदायक होना। भाई साहब आँख की किरकिरी हुई है यार तू हमार, है ना, मतलब कष्टदायक हुई है, जहिया पाइया वो गिराए दे, ऐसा होता है। आगे बात करते हैं, 36 से 40 गद्यांशों को पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर दे देना है। गद्यांश तो आप आसानी से आवत है यार, तो गद्यांशों को तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म पढ़िएगा, लगा दीजिएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, अब बताइएगा स्वच्छंद में कौन सी संधि है। मैंने संधि नहीं पढ़ाई है, ये मानता हूं मैंने संधि नहीं पढ़ाई है, लेकिन संधि अगर आप लोग कहेंगे तो 3-4 वीडियो में संधि को इतना बेहतर कर दूंगा कि यूपी टेट नहीं, सी टेट या किसी भी परीक्षा दीजिए, संधि का एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, है ना। स्वच्छंद में कौन सी संधि है बताइएगा अगर आपको आता है ना। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, उसी में से बता दीजिएगा, पढ़िएगा, ये जो आपको दिया गया है गद्यांशवा इसी में है। आगे बात करते हैं, अकाल का पर्यायवाची क्या है। क्या अकाल का पर्यायवाची अंधियारा होता है, अक्षत होता है, दुर्भिक्ष होता है, अपरिहार्य होता है, बताइएगा अकाल का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया था, इसका वीडियो आप जरूर देखे होंगे। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य क्या होता है बताइएगा। इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है ना, मिश्र वाक्य कौन सा है बताइएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए लगाया है हमारे हिसाब से, जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उसने सही भी लगाया है। चलिए आगे बात करते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो। पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। मैंने कभी कोई आशा नहीं किया था कि मैं आज आप लोगों के बीच इतना मतलब बेहतर तरीके से आपका सहयोग कर पाऊंगा, मेरा कोई आशा नहीं था। ये अप्रत्याशित तरीके से एक आप लोगों का प्रेम हमारे प्रति उमड़ा और हम धीरे धीरे आपके दिल के करीब होते चले गए। ये अप्रत्याशित होता है, मैंने जाना नहीं था, अप्रत्याशित। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाक्य है,
अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार अब आप भी वही काम कर रहे हो जो सब लोगों ने किया, तो भाई साहब मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब यहीं पर मैं बंद करता हूं, आप देख लीजिएगा आपके सामने चौराहा आया है, समास कौन सा है, क्षेत्रीय में विशेषण आया है, वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत ही हम कहते हैं कि मैंने जब कक्षा 4वीं में था, मैं कक्षा 4 में था तभी यह चीज़ें पढ़ा था, वीरों का कैसा हो वसंत किसने लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा, है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है, 51वां क्वेश्चन, 51 वाला क्वेश्चन है। श्रुत लेख, सुलेख, शुद्ध वर्तनी, आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति, आशु भाषण इसे कहते हैं। कहा जाता है कि जो अटल जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी, वो जो है आशु कवि थे। आशु कवि का मतलब कोई भी उनके सामने कुछ बोलता था तो उसे बहुत ही बेहतर तरीके से तुरंत कविता के अंदाज में बोल देते थे, उसे आशु कवि बोला जाता है, ठीक है। चौथा सही होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो 60वां क्वेश्चन है, उपत्यका। एक उपत्यका होता है और एक अधित्यका होता है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहां से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 100%। 68,500 का सुपर टेट का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें आया था, ठीक है। तो उपत्यका का मतलब क्या होता है, पर्वत के नीचे का समतल मैदान। पर्वत के नीचे का समतल मैदान क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। पर्वत के नीचे, नाम तो उपत्यका है, उपत्यका देख करके लोग कहेंगे पर्वत के ऊपर जो समतल मैदान होता है, उसे बिल्कुल उल्टा समझिएगा। उपत्यका का मतलब होगा पर्वत के नीचे जो समतल मैदान होता है वो उपत्यका होता है। और पर्वत के शिखर पर जो समतल मैदान होता है, उसे हम अधित्यका कहते हैं। यूपी टेट का बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, उपत्यका मतलब यह मत लगाइएगा पर्वत के ऊपर, पर्वत के नीचे का जो समतल मैदान होगा वो होगा उपत्यका। अधित्यका मतलब पर्वत के, क्या लिखा है, पर्वत के शिखर पर जो समतल मैदान होगा उसे जो है अधित्यका कहेंगे, समझ लीजिएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ है ना। चलिए, और भैया एक ठीक बहुत फेमस आया था, 12 बरिस ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन का धिक्कार। अगर आप लोग जो है आपके क्षेत्र में मेला ओला में आल्हा ओला होता था ना, आल्हा ओला में हम तो बहुत मतलब कि बेहतरीन शौकीन थे आल्हा सुनने के, हम आल्हा ओला सुने हैं, तो उसमें ये चीज़ें होती थी। तो जगनिक का भैया आल्हा है, उसी जगनिक के आल्हा में से लिया गया है ना। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन का धिक्कार। इस तरीके से आल्हा हमारे क्षेत्र में होता है, तो मैं जानता हूं, और हमसे जो बुंदेलखंड वाले बच्चे जुड़े होंगे तो जानते होंगे आपके यहाँ भी आल्हा होता है, तो इसे आप बेहतर तरीके से सही भी करके आए होंगे, है ना। चलिए, अब मैं हिंदी को छोड़ देता हूँ, हिंदी तो बेहतर है, बढ़िया है, अच्छा करेंगे भी आप लोग। अगर बढ़िया मेहनत करेंगे ना तो हिंदी में मुझे नहीं लगता है 30 में 30 से नीचे आपको कोई रोक सकता है, क्योंकि आप निशांत ज्ञान से संबंधित हैं और निशांत ज्ञान का हर एक बच्चा 30 में 30 करके आएगा। 2023 की टीईटी की तबाही निशांत ज्ञान के बच्चों के साथ होने वाली है, अर्थात आप लोग पेपर को लिखेंगे नहीं, पेपर को फूंक करके आएंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं संस्कृत। हमारा जो कैंडिडेट था वो संस्कृत लिया था। आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, आप उर्दू भी ले सकते हैं, जो आपकी भाषा हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू की बात नहीं करूंगा, जिनका स्पेशल भाषा होता है वही इसे पढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है आपको संस्कृत लेनी चाहिए तो आप संस्कृत। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा भैया यूपी टेट बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर में संस्कृत है, तो क्या हमको संस्कृत ही मतलब कि हमको संस्कृत ही लेनी पड़ेगी यूपी टेट में? नहीं, आपका कौन सा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका संस्कृत सही है, संस्कृत ले लीजिए, आपका उर्दू सही है तो आप उर्दू ले सकते हैं, आपका इंग्लिश सही है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब भाई साहब अगर आप कहेंगे इसको भी बता सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे, कुछ लोगों को लगेगा। आप पेपर देख लीजिए, पेपर आप यार अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ना, नितिन सर फॉर यू सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, जा करके पेपरवर्क देख लीजिएगा, है ना। अभी रणनीति के बारे में बात करते हैं, और चलिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं। भाई साहब मैथमेटिक्स जो है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे मैथमेटिक्स जो आप पढ़ाते हैं क्या उसमें से मैथमेटिक्स वो आया है? बिल्कुल मैथमेटिक्स वहीं से आया है, लेकिन मैं ये बताऊं कि आपको जो है, जो आप डीएलएड कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी बाद में बताते हैं, ठीक, बाद में बताते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो संख्याओं का अंतर, देखिए 91 क्वेश्चन,
91 का जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, मैं इसे हल नहीं कर रहा हूं। उसी तरीके से 92 है, 92 में जो कैंडिडेट लगाए वो गलत है। 93वां क्वेश्चन देखिएगा, ये दो संख्याओं का अंतर व गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस तरीके से क्वेश्चन, एक बच्चा ने हमसे ऐसे कहा कि भैया अगर इसे इस तरीके से लगाएंगे, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 5 और इनका जो है गुणनफल 36, एक्स वाई बराबर 36, है ना, तो क्या इस तरीके से सवाल लग पाएगा? जी बिल्कुल इसी तरीके से सवाल लगेगा और निश्चित रूप से आप लगा भी लेंगे, है ना। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो अभी आपको यहाँ पे मैं मेहनत भी नहीं कराऊंगा कि आप कैसे नहीं लगा पा रहे हैं, हम इसके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास भी करेंगे। आसान सवाल, ये आसान सवाल माना जाएगा, है ना, आसान सवाल है, आपको भी आसान लगेगा, बस समय का इंतजार करिए। बस आगे बात करते हैं, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? हमारे कैंडिडेट ने धराचार्य लगा के आया है, अब वो पता नहीं किस नशे में थे। इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम जो है 1900 के बाद, देखिएगा इस समय कौन सी सदी चल रही है? इस समय 21वीं सदी चल रही है। 2000 के बाद वाली जो सदी हो, सदी मतलब उससे 100 आगे जोड़ के लिखा जाता है। इस समय 21वीं सदी चल रही है। 1900 से लेकर 2000 के बीच वाला जो पोर्शन था 100 साल वाला, वह जो है 20वीं सदी था। और 20वीं सदी में जो सबसे बेस्ट गणितज्ञ हुए थे वो माननीय श्री रामानुजम जी हुए थे, जिनकी निधन जो है हमें लगता है महज 32 वर्ष की उम्र में हो गई थी और क्षय रोग से निधन हुआ था। बहुत ही दुखद निधन था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कभी बाद में बताएंगे जब रामानुजम कौन थे। चलिए आगे बात करते हैं, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नहीं लगता है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे यूपीएसआई, कुछ लोग जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो हमें नहीं लगता है कि ये जो गणित के क्वेश्चन है ना, गणित के क्वेश्चन में 30 में से 25 से नीचे आ पाएंगे। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे, कुछ महिलाएं हमसे, ज़्यादातर महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं वो बताएंगी भैया आपको क्वेश्चन कराना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन कराना चाहिए तो अभी यह उचित समय नहीं है मैं आपको यह क्वेश्चन कराऊँ, है ना, उचित समय नहीं है। केवल मैं आपको दिखाने आया हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और केवल सबसे बड़ी बात होती है ना, विश्वास। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए वास्तव में बेहतर कर लूंगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं कितना भी बेहतर करूं, मैं आपके लिए बेहतर नहीं कर पाऊंगा। विश्वास आपको करना पड़ेगा, भटकने से कुछ नहीं होगा, है ना। इस तरीके से आपके सामने देखिएगा, आपके सामने ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा किस तरीके से आपको करना है। एक ठीक देखिए, क्रय विक्रय वाला सवाल आया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। हमें लगता है कि इतना आसान सवाल है ना, इतना आसान सवाल है कि क्या बताएं, इससे आसान तो हमें नहीं लगता है। एक ठीक देखिए दे दिया, 12 से भाग देने पर शेषफल कहाँ आएगा? नहीं आएगा आपको, ये तो कर लेंगे। एक सी दिया है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक। अच्छा चलिए एक ठीक बता देते हैं, आपको बता देते हैं, है ना। देखिए 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312, इसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है। जब भी इकाई का अंक गुणनफल में पूछा जाए तो आपको जो है केवल इकाई का गुणा कर लेना है, इकाई का गुणा। इकाई तो इकाई दहाई तो आप जानते होंगे, अब इकाई दहाई बताएंगे तो यार गलती होगी हमारी। 8 छक्का 48, अब 48 आया, 48 में पूरा 48 का गुणा नहीं करना है, सिर्फ इकाई का अंक ले लेना है। जब भी डबल हो गया एक को मार देना है, सिंगल आपको पकड़ लेना है, दाहिना वाला, है ना। 8 छक्के 48, 8 पकड़ो 4 भगाओ, अब 8 का गुणा 9 में, 8 9 72, 72 में 2 पकड़ो 7 को भगाओ, अब 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4, इकाई का अंक 4 आएगा, है ना। इस तरीके से गुणनफल में इकाई का अंक होता है। और इकाई का अंकों की यार आसान होता है, टॉपिक ही आसान है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है ना। चलिएगा अच्छा आगे बात करें तो आपके जो डीएलएड वाला है 109वां क्वेश्चन देखिएगा। 109वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माध्यक क्या होगा? माध्यक, माध्यक का मतलब मीन, मीन मतलब माध्य। मैंने आपको पढ़ाया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मीन, मीडियन और मोड भी पढ़ाया है, बेहतर तरीके से पढ़ाया है, तो आप इसका उत्तर लगा देंगे, है ना। कौन सा है? 109वां, कोशिश करिएगा। उसके बाद 110वां बताइएगा। 110वां हमको भी नहीं पता है कौन सा है। विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय नहीं जानते हैं। हाँ 111वां क्वेश्चन बताइए, यदि अवरोही क्रम में रखे गए
आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में से कौन सा मापक प्रभावित हो जाएगा? अगर आपके सामने आंकड़े दिए गए हों, आंकड़े मान लीजिए ABCD EF, ये आंकड़ा दिया गया है। अब इस आंकड़े में से अगर दोनों छोरों से हटा दिया जाए, किसी प्रेक्षण को हटा दिया जाए, A और F को मान लीजिए हटा दिया गया, तो आपसे पूछा गया है क्या प्रभावित होगा? क्या इससे आप बताइए, क्या इससे माध्यिका प्रभावित होगी? बताइएगा, अगर आपको आता है तो बताइएगा। माध्यिका जो है इससे नहीं प्रभावित होगी। दोनों छोरे से प्रेक्षणों को आप हटाएंगे तो माध्यिका बिल्कुल भी नहीं प्रभावित होगी। जो प्रभावित होगी वह बहुलक प्रभावित होगा, ठीक है, वह बहुलक प्रभावित होगा और माध्य प्रभावित होगा, है ना, बहुलक और माध्य प्रभावित होगा। अब कुछ लोग कहेंगे यार माध्यिका कैसे नहीं प्रभावित होगी, कुछ लोग होंगे, है ना। तो अगर मैं माध्य, माध्यिका और बहुलक का डेरिवेशन यहाँ पे करने लगूंगा ना तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और मैं आपको नहीं चाहता हूँ आप किसी पचड़े में अभी फंसे। बस इतना जानिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में से अगर प्रेक्षणों को हटा देते हैं दोनों छोरों से तो उसकी माध्यिका कभी भी प्रभावित नहीं होगी। माध्यिका को मैंने बताया यार, जो पोजिशनल एवरेज होता है उसे माध्यिका कहते हैं, उसे मीडियन बोलते हैं, है ना। बहुलक और माध्य पक्का प्रभावित हो जाएगा। माध्य क्या, अर्थमेटिकल एवरेज। अब किसी पांच संख्याओं का एवरेज आपको बताया गया है कि 5 संख्याओं का एवरेज निकालिए, 2 संख्या उसमें से निकाल लेंगे तो एवरेज हुआ प्रभावित नहीं होगा, 100% प्रभावित हो जाएगा। अब बहुलक निकालने के लिए दिया गया है, अब 2 थी उसमें से हटा देंगे, बहुलक नहीं प्रभावित हो जाएगा। अब मान लीजिए 3-4 बार आया है, 3-4 बार आया है, उसका बहुलक 3 ही है। अब 3 जो है दोनों तरफ लिखा गया, 3 को उठा के फेंक दो, अब उसका बहुलक समाप्त हो गया। अर्थात माध्य और बहुलक बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा, माध्यिका प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। अरे गलत बोल दिए, बहुलक और माध्य प्रभावित होगा और माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। 112वां क्वेश्चन, 113वां क्वेश्चन। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, मासा लासा फासा पूछा गया है, सभी चीजें हैं आपके सामने, देखिएगा, है ना। गणित आसान आई है, कोई कठिन गणित नहीं है, बस आपको कंटिन्यूटी और निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पे गणित कराएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इन्वायरमेंट, जो मैंने कल क्या पढ़ा रहा था मैं, कल क्या पढ़ा रहे थे, विज्ञान। कल विज्ञान में पढ़ा रहा था, और उस विज्ञान के लास्ट में, विज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करा रहा था, उसमें मैंने लास्ट में बोल दिया था यार मैं 30 पेज का ऐसा पीडीएफ आपको दे सकता हूं, कुछ 30 पेज के पीडीएफ को पढ़ने के बाद ईवीएस का 30 में 30 आप मारेंगे। और आज ईवीएस का 30 में 30 क्वेश्चन अगर मैं, ईश्वर मेरे साथ रहा, सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो बिल्कुल मैं ऐसा कर दूंगा, और मैं आपके लिए करूंगा भी, बिल्कुल करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? बहुत पहले आपकी दादा, नाना, चाचा, जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, हमें तो कहानी सुनाई गई है, उत्तानपाद वाला, है ना। ध्रुव बालक की कहानी मुझे सुनाई गई थी और बताया गया था कि बाद में वो जो है उत्तर दिशा की जा करके आज तक वहीं पर टिमटिमा रहे हैं। तो आज तक मुझे पता है, और बचपन में एक जिज्ञासा मुझे भी होती थी कि यार ध्रुव तारा कौन सा है। अपने पापा से मैंने कई बार कहा कि पापा ध्रुव तारा कौन सा है, तो कभी वो भी नहीं बता पाए, लेकिन कोई पहले उदय हो जाता था, उसी को मान लेते थे, चलो यही ध्रुव तारा है। आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा अगर आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे होंगे, है ना। 121वां है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। बहुत ही, एक क्वेश्चन मैं कहूँ तो आउट है, 2011 से लगातार एक साल गैप करके पूछा जा रहा है। लखनऊ समझौता 1916, बहुत ही आसान है ना। आगे बात करते हैं। 128वां क्वेश्चन, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? सर्च करके मुझे बताइएगा जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? कार्बन 12 का प्रयोग आपने रसायन विज्ञान की भाषा में, रसायन विज्ञान जब कक्षा 9वीं 10वीं में रहे होंगे तो आपने सीखा होगा कार्बन 12। हम तो बहुत पढ़े हैं कि हमें उस समय, आज भी नहीं पता है, मुझे रसायन विज्ञान बिल्कुल भी नहीं आता है, आज भी हम जो है रसायन विज्ञान के फार्मूले और मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो कार्बन 12 वाला मैटर है ना, हम बहुत अच्छे तरीके से रटते थे और हमको पता चल जाता था कि यार कार्बन 12 से उम्र ज्ञात किया जाता है। उम्र जब कोई चीज़ बहुत पुरान हो जाती थी तो कार्बन 12 का डेटिंग का प्रयोग करके उसका आयु निकालते थे। आज तक मुझे यही पता है, वो कैसे करते हैं उसके बारे में न हमको पता है, न आपको जानने की आवश्यकता है ना।
चलिएगा, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? आप सर्च करिएगा बायोमैग्निफिकेशन क्या है, कुछ चीज़ें शोध करिएगा आप, है ना। अच्छा, इसमें जो भी उत्तर सही लगाया गया है वो उत्तर सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो तो किसी कैंडिडेट का है। आगे बात करते हैं, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक कौन सा नहीं है? घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। अब आप ध्यान, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? ये चीजें इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि पारिस्थितिकी से क्वेश्चन कहां से आएगा? जैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? बस आपसे पारिस्थितिकी से यही से क्वेश्चन। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये पूछा जा सकता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, आसान है। ऊर्जा के पिरामिड में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिलती है? शाकाहारी को मिलती है, वो क्वेश्चन भी आया है ना। देखिएगा, ये बताइएगा जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? हमारे कैंडिडेट ने कवक लगाया है, क्या कवक सही है? अब क्या बताएं। चलिए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, सही था। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क, मतलब पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों? अब बताइएगा क्यों। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? क्या सही है 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम आया था? हमें लगता है सही है, आप बताइएगा सही है गलत है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? अच्छा, 2018 से लेकर के, नहीं 2018 से, हाँ 2018, 2019, 2020, 3 साल से यूपी टेट के जो ईवीएस है उसमें मैं जब से अनुभव कर रहा हूं तब से इसमें जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है उसे लगातार बढ़ा रहे हैं। 2020 वाले 19 वाले में हमें लगता है 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ लिए थे, अब की बार तो मात्र 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। इन्होंने यूएसए लगा दिया है, गलत लगाया है, यूएसएसआर, ठीक है। उस समय सोवियत संघ, सोवियत राज्य हुआ करता था, उसके अलगाव नहीं हुआ था, है ना। अब उसकी बहुत लंबी कहानी है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइएगा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत देश की बात की जाए, सर्वाधिक जैव विविधता जो है पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में जो है इन्होंने अगर शांत घाटी लगाया है, और शांत घाटी जो है केरल में है, साइलेंट वैली आपने सुना होगा, केरल में साइलेंट वैली है, और केरल जो है पश्चिमी घाट वाले एरिया में पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं सही है, हमारे ख्याल से सही है शांत घाटी में, है ना। एलपीजी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों हैं, ठीक है, ये सही लगाए हैं 138। मकर रेखा क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, यही 3 रेखा होती है ग्लोब पर। 3 रेखा होती है ग्लोब पर, कर्क, मकर और ये होता है विषुवत रेखा, ठीक है, जिसे इक्वेटर बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी होता है, जिसे नॉर्थ बोलते हैं, इसे हम कर्क कहते हैं। 0 डिग्री इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, इसे हम इक्वेटर भी बोल देते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ को जो है मकर रेखा कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है? मकर रेखा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 23.5 डिग्री साउथ, है ना। इसे आपको याद करना चाहिए। अब इसे बताएंगे, कहाँ याद करेंगे। इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किसने किया था? टेंसले महोदय ने किया था, ठीक है। 142 वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सभी तो जानते हैं। क्षोभ मंडल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पृथ्वी के सबसे पहला, मतलब नीचे वाला मंडल क्षोभ मंडल है, और इसी मंडल में मतलब कि बारिश और इसकी घटना होती है। उसके बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ताप बराबर होता है, और इसी में जहाजिया इसी में चलती है, जो एरोप्लेन होता है। और इसी समताप मंडल में जो है आपका ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से नापते हैं, है ना। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसी वजह से 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सब आसान क्वेश्चन है, मात्र 4 लाइन है, यही 4 लाइन से हमेशा क्वेश्चन आता है। ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है ना। चलिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में पारित हुआ था, है ना। आगे बात करते हैं, कृषि करने की, पर्यावरण संरक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? भाई साहब, जैविक खेती करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपका परिवार भी मस्त रहेगा। अगर आपके पास 4 बिस्सा खेत है,
अब तो बीघा से लोग बिस्सा में आ गए। हमारे उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। लगातार लोगों का खेत घट रहा है, घटेगा क्यों नहीं, परिवार बढ़ रहा है, खेत तो बढ़ नहीं रहा है ना। तो अगर आपके पास 4-5 बिस्सा, अब तो खेती सबकी 10 बिस्सा के करीब होगी, है ना। तो अगर 4-5 बिस्सा खेत है तो आप भिंडी बोते हैं, टमाटर बोते हैं, कोई कुछ भी खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि उसमें जो है यूरिया का प्रयोग मत करिए, ठीक है। मस्त होके खाइए। जैविक खेती अम्लीय वर्षा संबंधित है भैया। अम्लीय वर्षा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से होता है ना, ये गलत लगा दिए हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल नीचे आ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इससे जो है अम्ल वर्षा होती है। और इसी अम्ल वर्षा के कारण ही, अब कुछ लोग कहेंगे इसका जो फार्मूला होता है हमको नहीं पता है, सच बताऊं तो हमको नहीं पता है ना। बस यही ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से जो है अम्लीय वर्षा होती है। और इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो है, जो आपका ताजमहल है आगरा वाला, उसका रंग फीका पड़ रहा है, धीरे धीरे वो पीला हो रहा है ना। आगे बात करते फूलों की घाटी। बहुत बार आप सुने होंगे फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। WWF का आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, सही है। उसके बाद है प्रदूषण के मापन कौन करता है, ठीक है। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी कहाँ है, कोटोपैक्सी। अच्छा, आपने रटा होगा, मान लीजिए अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, क्या नाम है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोटोपैक्सी, तो आपने रटा होगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में है। अब कुछ लोग तो यह नहीं जानते इक्वाडोर कहाँ है, केवल रटे हैं कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। लेकिन कोटोपैक्सी इक्वाडोर वाला जो मैटर है, वह इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका में है, और जो एंडीज पर्वत वाली श्रृंखला है उसी में है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पर है, तो एंडीज पर्वत में है। समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो भैया जो तिब्बत की सांगपो नदी होती है ना, वो भारत में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। हमारे कैंडिडेट का यह सही उत्तर था। अच्छा, हमारे कैंडिडेट जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस भी कैंडिडेट का मैंने प्रश्न ये पेपर लिया है, कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं निशांत ज्ञान का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा होगा। और एक सही समय पर निशांत ज्ञान की उत्पत्ति आपके लिए ही हुई है, और आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चलिए, आपको मैंने पेपर दिखा दिया, पेपर ऐसे आया था, और हमको जो लगा, हम पेपर को कराने नहीं आए थे, है ना। अभी कुछ लोग कहेंगे यार आपको अब तो ऐसे बकवासबाजी करके चले गए, तो मैं अब पेपर को कराने नहीं आया था। अगर पेपर कराना होता तो मैं जो है 12 बजे के बाद तुरंत एक फटाखट पेपर करा देता, तब तो उस पर लोग देखते, क्योंकि 12 बजे के बाद बच्चे खटाक से आए यूट्यूब पर कि यार पेपर कैसा था, है ना। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा अपने बच्चों से लेना देना है जो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब असली बात अब बताने जा रहा हूं कि आप अभी से क्या यूपी टेट की आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, अभी आपको जो है जिस भी, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, तो निरंतर तरीके से आपको केवल उसी पर फोकस करना है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे होंगे, मान लीजिए अगर आप करते होंगे, तो हमें लगता है कि अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो यूपी टेट की आप गणित आज भी सॉल्व करेंगे तो 25 के ऊपर जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप जो डीएलएड कर रहे हैं, इसी तरीके से डीएलएड लिखा जाता है, बताइएगा, हमको नहीं पता है, डीएलएड बीएड। अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो आप डीएलएड के बच्चे तो एकदम संतुष्ट रहें, एकदम संतुष्ट रहें। जो आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में, जो आप पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके टेट में आएगा। जो आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर हो, द्वितीय सेमेस्टर हो, निश्चित रूप से आपसे आपकी टेट एग्जाम में पूछा जाएगा। यही टेट में नहीं, मान लीजिए आगे स्टेट भी होता है, यहाँ भी आपको वही डीएलएड का सिलेबस पूछा जाता है। केवल बीएड के बच्चों को समस्या है, क्योंकि बीएड जो चलाया गया था ना, वह प्राथमिक के लिए नहीं चलाया गया था। बीएड की उद्देश्य जो है हमें उच्च शिक्षा को मजबूत बनाना था, डीएलएड प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना था। और जो पेपर होता है प्राथमिक शिक्षा को बेस मान करके किया जाता है, तो इसमें डीएलएड के छात्रों का हित देखा जाता है, ना कि बीएड के छात्रों का हित। तो बीएड के छात्रों को अलग से तैयारी इसी वजह से करनी पड़ती है। और आज अगर टीईटी का कोई मतलब कि टीईटी की तैयारी कर रहा है और बाल मनोविज्ञान दोबारा से पढ़ रहा है, संस्कृत दोबारा से पढ़ रहा है, तो बीएड का छात्र होगा, क्योंकि जब उसने प्रशिक्षण किया तो उसमें केवल उसने मनोविज्ञान पढ़ा है, और मनोविज्ञान का 30 ही क्वेश्चन आना है। मनोविज्ञान का मात्र 30 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना है टेट में।
तो बीएड के छात्रों को तो टेंशन हो सकती है कि उसे बाद में दोबारा से पढ़ना पड़े, लेकिन डीएलएड के छात्र को तनिक भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, तो अभी मैंने आपको केवल बताया है यूथ कंपटीशन, है ना, यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा, एक कमाल की बात बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर लेने के लिए मैं क्यों कहता हूं, 2011 से लेकर के 2021, आज 23 जनवरी 2021 है, 22 है, सॉरी 23 जनवरी 2022 है, लगातार हमें लगता है कि 11 साल हो गया यूपी टेट होते होते। तो 11 साल के पेपरों का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप यह पाएंगे कि लगातार पेपर का स्तर बढ़ रहा है। और आप यह भी पाएंगे, कमाल की बात क्या मैं बताने जा रहा हूँ, 2017 का जो पेपर था यूपी टेट का, 2000 जो आज पेपर हुआ है ना, 2017 वाला पेपर हमें लगता है कि 90+ क्वेश्चन सेम कॉपी मार दिए है। ये है उत्तर प्रदेश। अब हम राजनीति में नहीं जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको ले लेना है। और जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप निशांत ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप गुमराह नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। मैं दिन भर में 4 वीडियो तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन 1 वीडियो 2 वीडियो, जो भी वीडियो आगे जो है वीडियोज की संख्या बढ़ेंगी, आगे परिवार बढ़ेगा तो धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, तो और भी बेहतर करने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। लेकिन आप बेहतर कंडीशन में हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं यह पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चा लगातार पूरे 1 साल से हमारे साथ जुड़ा होगा, उसके अंदर दिल पे हाथ रख करके आप बोलिएगा, क्या निशांत ज्ञान से जुड़ने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आया या नहीं आया। अगर परिवर्तन आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वह परिवर्तन कौन सा है, क्या वो पॉजिटिव परिवर्तन है या निगेटिव परिवर्तन है। तो आपके दिल से आवाज़ आएगी कि नहीं भाई, पॉजिटिव परिवर्तन तो मेरे अंदर आया। एक जुनून, एक एनर्जी, एक हौसला, एक पागलपन आपके अंदर जगा, यार हम भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, कोई चीज़ कठिन नहीं होता है। और हमने आपके अंदर हमेशा ये जागृत करने का फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की मास्टरी, जिसे लोग प्राइमरी का, अच्छा आपके क्षेत्र के इर्द गिर्द में भी कुछ लोग प्राइमरी के मास्टर हो गए होंगे, अब गलती नहीं कहेंगे, उनका लक था, हो गए होंगे। तो प्राइमरी के मास्टर होने के बाद उनका जो सीना है वो सीना इतना चौड़ा हो जाता है, वो सीना मतलब कि समझ लीजिए अगर चमड़ा ना रहे तो फाट के निकल जाए। हम उसी जो उनका सीना होता है इतना चौड़ा हो जाता है, आपको जो है बहुत कमज़ोर तबके का समझते हैं। हम वही उन्हें समझाने के लिए इस धरती पर नहीं, यूट्यूब पर आए हैं कि प्राइमरी की अध्यापकी जो होती है, जो प्राइमरी की भर्ती परीक्षा होती है, वो कितना आसान होता है। मेरा उद्देश्य केवल मैं आगे जाऊं यह नहीं है, मेरे साथ साथ हजारों घर में दीपक जले, यह उद्देश्य हमारा है। मैं हमेशा जब बचपन में था, जब सोचने समझने लायक हुआ, तभी से हमें सोचा कि मैं अगर सहयोग करने की भावना हमारे अंदर है तो मैं लगातार सहयोग आपका कर पा रहा हूं, तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई व्यक्ति अकेले मास्टर ना बने, वो मास्टरों की फैक्ट्री लगाए और हमारे चाहने पर अगर 1000, 2000, 4000 घरों में दीपक चल जाता है तो हम मानते हैं कि हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा, है ना। और इसी उद्देश्य के साथ हम लगातार काम करते हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने आज एक फोटो डाला था कम्युनिटी पोस्ट पर, उस फोटो में मैंने लिखा 4 वर्ष पहले आपका भाई जो है प्रयागराज के संगम तट पर था। तो एक बच्चे ने बोला कि भैया आपकी एज कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, आपको हमारी एज से कोई लेना देना नहीं है। मैं अंकल जी तो हूँ नहीं, है ना, मेरा चेहरा देख करके तो आप समझ सकते हैं मैं अंकल जी तो हूँ नहीं, है ना। मैं आपका छोटा भाई हूँगा या तो बड़ा भाई हूँगा, है ना, बस यही है। आपके ही हम उम्र का हूँ, ऐसा नहीं है मेरी उम्र जो है 35 साल है। जो भी है आप ही के समकक्ष है और आप ही के बीच का हूँ। और आप इसे अनुभव करते होंगे कि मैं आपके बीच का हूँ या नहीं हूँ, है ना। चलिएगा, इस सभी चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको। हमसे व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप बेहतर करिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को सफल करिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अंतिम में बोलना चाहेंगे, अभी तो कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, ठीक है। अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो नापी है बच्चा मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान रौदना बाकी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।